हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आज है रिपब्लिक डे, मतलब 26 जनवरी। तो आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सभी एंजॉय कीजिए 75th रिपब्लिक डे को। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है भारतीय इतिहास में, क्योंकि इस दिन संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो 75th रिपब्लिक डे की एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए डेली करंट अफेयर की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। आज सेलिब्रेशन का भी दिन है, तो इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं, डेली करंट अफेयर की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन रिपब्लिक डे से ही है हमारा। 75th रिपब्लिक डे की थीम क्या है? तो देखिए 2024 में 75th रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट किया जाएगा आज के दिन 26 जनवरी को। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ये 2024 में 75th रिपब्लिक डे की थीम है। तो आंसर मिल जाता है हमें, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। पूरी डिटेल जानेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ये है कि आज चीफ गेस्ट के रूप में किसे इनवाइट किया गया है, तो हम इनकी भी बात करेंगे। तो देखिए 26 जनवरी 2024 को भारत का 75th रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका 2024 में रिपब्लिक डे की थीम है। भारत वास्तव में लोकतंत्र की जननी है, ये इसका मूल अर्थ होता है, इस थीम का मूल अर्थ है। अब यहाँ पर हम चीफ गेस्ट की बात करते हैं, तो मुख्य अतिथि के तौर पर आज के दिन फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो को इनवाइट किया गया है। मतलब फ्रांसीसी प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो आज के दिन रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होने वाले हैं। इस साल रिपब्लिक डे की परेड इसलिए भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि पहली बार एक महिलाओं की त्रिसेवा दल मार्च करने वाली है रिपब्लिक डे के अवसर पर। इसके अलावा फ्रांस की 33 मेंबर की बैंड टुकड़ी और 95 मेंबर वाली मार्चिंग दल भी 75th रिपब्लिक डे दिवस परेड में भाग लेने वाली है। तो काफ़ी सारे मायनों में 75th रिपब्लिक डे 2024 में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चीफ गेस्ट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, तो ये फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रो। और थीम की बात करें तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका 75th रिपब्लिक डे की थीम है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब आप सभी के लिए क्रेजी जी के ट्रिक की जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक की करंट अफेयर की बुक भी अवेलेबल है। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां पर जाकर आप इजीली इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए 2023 के करंट अफेयर की इस बुक में आपको 36 टॉपिक देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा आपको लास्ट में रिवीजन के लिए 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के। तो भारत की किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बुक आपके लिए। आप इजीली ऑर्डर कर सकते हैं, या तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक का यूज करिए, या फिर क्रेजी जी के ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर जाकर भी आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, टेनिस मेंस डबल्स रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन हैं? तो ये खिलाड़ी हैं भारत के टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना और उनके जोड़ीदार है मैथ्यू एबडेन। इन्होंने देखिए एक साथ मिलकर इनकी जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन के फाइनल में जगह बनाई है, और सेमीफाइनल की इस जीत के साथ ही रोहन बोपन्ना दुनिया में मेंस डबल्स रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल करने वाले विश्व के सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। जब रोहन बोपन्ना ने ये उपलब्धि हासिल की तब रोहन बोपन्ना की एज 43 ईयर है, याद रखिएगा। इस तरह से ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं जो कि मेंस डबल्स रैंकिंग में नंबर 1 पर आए हैं। रोहन बोपन्ना के पहले अमेरिका के राजीव राम अक्टूबर 2022 में 38 साल की उम्र में मेंस डबल्स रैंकिंग में नंबर 1 बने थे, और अब सबसे उम्रदराज बन गए कौन? रोहन बोपन्ना। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना भारत के कर्नाटक के बेंगलुरु के रहने वाले हैं। इन्हें 2018 में टेनिस में इनके योगदान के कारण अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब मेंस डबल्स रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने? तो ये हैं रोहन बोपन्ना। ओके, इसके बाद आइए, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 की थीम क्या है? देखिए पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि नेशनल टूरिज्म डे एक्चुअल में मनाया कब जाता है। तो हर साल 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे के रूप में मनाया जाता है। यह भी याद रखिएगा कि नेशनल वोटर्स डे के रूप में भी 25 जनवरी को ही सेलिब्रेट किया जाता है, और नेशनल टूरिज्म डे की बात हो रही है तो ये भी हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। स्टेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी 2024 में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की थीम है। तो आंसर मिल गया, आंसर डी हो जाएगा।
उद्देश्य नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, भारत में जितने भी प्लेसेस हैं वहाँ पर टूरिज्म की संख्या बढ़ाना, टूरिज्म के आधार पर अर्थव्यवस्था को बूस्ट देना और जितने भी पर्यटक हैं उनकी भूमिका के प्रति उन्हें जागरूक करना कि भैया इकोनॉमी में उनकी क्या भूमिका है। वो अगर पर्यटन के तौर पर इधर उधर जाते हैं तो देश विकास करेगा, इकोनॉमी बूम होगी। इस उद्देश्य से हर साल 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। स्टेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी 2024 में नेशनल टूरिज्म डे की थीम है। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि वर्ल्ड टूरिज्म डे की बात की जाए तो ये हर साल 27 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी और वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? देखिए, मेलानिस्टिक बाघ होते हैं फ्रेंड्स, इनके लिए मेलानिस्टिक टाइगर सफारी को स्थापित किया जाएगा भारत के ओडिशा राज्य में। ओडिशा में एक टाइगर रिजर्व है जिसे कहा जाता है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। यह ओडिशा के मयूरभंज जिले में पड़ता है। यहीं पर दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी को स्थापित किया जाएगा। ओडिशा के मयूरभंज जिले में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व स्थित है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा बाघ रिजर्व है जहां पर मेलानिस्टिक बाघ पाए जाते हैं। अब मेलानिस्टिक बाघ की बात करें, मेलानिस्टिक टाइगर की बात करें तो इन्हें इनकी शरीर की संरचना के आधार पर ही पहचाना जा सकता है। इनकी शरीर की जो बनावट है, इनके शरीर पर जो काली धारियाँ होती है वो चौड़ी काली कलर की होती है। स्पेशली काली धारियाँ इनमें बनती है जेनेटिक म्यूटेशन के कारण, तो इन्हें कहा जाता है मेलानिस्टिक बाघ। इनके लिए मेलानिस्टिक टाइगर रिजर्व, जो कि दुनिया का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, भारत के ओडिशा राज्य में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने लोगों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? तो देखिए, पहले इस अवार्ड को समझ लेते हैं कि अवार्ड किसे दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति ने किसी भी परिस्थिति में अगर किसी अन्य व्यक्ति की मदद की है, उसके जीवन को बचाया है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार दिया जा सकता है। ये पूरी एक सीरीज है जिसके तहत 3 अलग अलग अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये जो सीरीज है ऊपर से लेकर नीचे तक, इसी तरह से जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार भी एक सीरीज है। अवार्ड कौन कौन से इनकी बात बाद में करेंगे, लेकिन ऑल ओवर इस श्रृंखला में, इस सीरीज में 31 व्यक्तियों को ये अवार्ड दिए गए। आंसर डी ले लेते हैं। सबसे पहले घोषणा किसने की? तो 25 जनवरी को भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 31 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2023 दिए जाने की घोषणा की। जीवन रक्षा मेडल सीरीज अवार्ड टोटल 31 व्यक्तियों को दिए जाएंगे, जिनमें से देखिए 3 व्यक्तियों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक दिया जाएगा, 7 व्यक्तियों को उत्तम जीवन रक्षा पदक दिया जाएगा और 21 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जाएगा। ये सीरीज है ऊपर से लेकर नीचे तक। तो सबसे बड़ा हो गया सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, ये दिया जाएगा 3 व्यक्तियों को। सेकंड है उत्तम जीवन रक्षा पदक, ये दिया जाएगा 7 व्यक्तियों को। और फिर जीवन रक्षा पदक दिया जाएगा 21 व्यक्तियों को। टोटल कितने हो गए? 31। अब यहाँ पर हम जो सबसे बड़ा अवार्ड है उसकी बात करेंगे केवल। बेस्ट लाइफ डिफेंस मेडल, मतलब सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक की बात करें तो ये 3 व्यक्तियों को दिया गया। मास्टर एंथोनी वेमानिया, जो कि मिजोरम से बिलोंग करते हैं, मेलोडी लाल मारुति, जो कि मिजोरम से ही बिलोंग करती है, और सूरज आर, जो कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के व्यक्ति हैं। इन तीनों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जाएगा 2023 के लिए। अवार्ड के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि अवार्ड क्यों दिया जाता है, समझ में आ गया आपको। 3 श्रेणियां हैं इसकी, ये भी मैंने आपको बता दिया। शुरुआत की गई थी 1961 में और ये भारत का एक तरह का डिफेंस अवार्ड है, रक्षा अवार्ड है, जो कि आम नागरिकों को भी दिया जा सकता है। 2023 के लिए जीवन रक्षा पदक श्रृंखला अवार्ड टोटल 31 व्यक्तियों को दिया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, क्रेजी जी के ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर अब आप सभी के लिए मेरा इंडियन पॉलिटी का लाइव बैच स्टार्ट होने वाला है 5 फरवरी से। कल के सेशन में मैंने आपको बताया था आरएम 2.0, जो कि हमारा फाउंडेशन बैच है जीएस का आप सभी के लिए। उसमें मेरा इंडियन पॉलिटी का बैच आपके लिए शुरू होगा 5 फरवरी से। इस बैच के फीचर्स की बात करें फ्रेंड्स, तो आपको सभी क्लासेस लाइव सेशन में अवेलेबल होगी, लेकिन अगर आप किसी भी कारण से लाइव सेशन को अटेंड नहीं कर पाते तो आपको सभी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में ही एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाएगी।
इसके अलावा हर टॉपिक के बाद आपको क्लास नोट्स भी दिए जाएंगे और हर टॉपिक के बाद आपको पैसिफिक एक टेस्ट भी दिया जाएगा, जिससे आप अपनी रैंक को चेक कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए मेंस की आंसर राइटिंग भी करवाई जाएगी इंडियन पॉलिटी को लेकर या किसी भी सब्जेक्ट को लेकर। और अगर आपको पैसिफिक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो इंडिविजुअली मेंटरशिप की सुविधा भी इंडियन पॉलिटी की इस बैच में आरएम 2.0 की इस सीरीज में आपके लिए अवेलेबल है। तो बिना देर किए आप इंडियन पॉलिटी के मेरे लाइव बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए आप नंबरों पर भी कॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां जाकर आप इजीली मेरे इंडियन पॉलिटी के लाइव बैच में एनरोल कर सकते हैं। आगे आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद, किस देश ने बच्चों के लिए वर्ल्ड का पहला मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम शुरू किया? तो वर्ल्ड का पहला मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम को कैमरून के द्वारा शुरू किया गया। कैमरून की बात करें तो ये एक अफ्रीकी देश है। पूरे वर्ल्ड का पहला मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम अफ्रीकी देश कैमरून ने शुरू किया है। उद्देश्य क्या है? तो देश में जितने भी बच्चे हैं उन्हें मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी से बचाना, इसके प्रति देश के लोगों को जागरूक करना मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है। कैमरून इस प्रोग्राम के तहत अगले वर्ष तक मतलब 2025 तक 2.5 लाख बच्चों का टीकाकरण करने वाला है। अब यहाँ पर देखिए, आपको मलेरिया वैक्सीन के बारे में पता होना चाहिए। कुछ सेशंस पहले ही हमने इसे डिस्कस किया था। मॉस्किरिक्स मलेरिया की वैक्सीन है। पूरे वर्ल्ड में मलेरिया डिसीज के लिए WHO के द्वारा ऑथराइज्ड ये पहली वैक्सीन है फ्रेंड्स। ये पहला मंजूरी प्राप्त टीका है। इस वैक्सीन को 2 वर्ष की आयु तक के शिशुओं को कम से कम 3 खुराक तक दिया जाना आवश्यक है। तो मॉस्किरिक्स मलेरिया की वैक्सीन है और मलेरिया से निपटने के लिए वर्ल्ड का पहला मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम अफ्रीकी देश कैमरून के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया। चर्चित वैभव फेलोशिप स्कीम किस मंत्रालय से संबंधित है? तो वैभव फेलोशिप स्कीम भारत में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अभी ये इसलिए सुर्खियों में फ्रेंड्स क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने AI और क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अध्ययन और रिसर्च के लिए भारतीय मूल के 22 साइंटिस्टों को वैभव फेलोशिप स्कीम के तहत वैभव फेलोशिप प्रदान करने की घोषणा की। तो भारतीय मूल के 22 साइंटिस्ट को वैभव फेलोशिप सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। ये जो वैभव फेलोशिप स्कीम है भारत में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा कवर की जाती है, कंट्रोल की जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इस स्कीम को 2023 में शुरू किया था। उद्देश्य की बात करें तो भारत में हायर एजुकेशन में, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन में रिसर्च इकोसिस्टम को तैयार करना, डेवलप करना और इसके अलावा जितने भी ओवरसीज इंडियंस हैं उन्हें इंडियन एकेडमी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन से जोड़ना, इन्हें एक साथ लाना इस फेलोशिप का मुख्य उद्देश्य है। तो वैभव फेलोशिप स्कीम भारत में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा कवर की जाती है, इस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। हाल ही में इस मिनिस्ट्री ने भारतीय मूल के 22 साइंटिस्ट को वैभव फेलोशिप प्रदान करने की घोषणा की है। आगे आइए, किस प्रभाव के अनुसार गर्म जल ठंडे जल की तुलना में तेजी से जमता है? तो देखिए, जो वार्म वाटर है वो ठंडे जल की तुलना में तेजी से जमता है। इस प्रोसेस को, इस प्रभाव को कहा जाता है पेम्बा इफेक्ट। आंसर भी हो जाएगा। एक साइंटिस्ट थे एराइस्टो पेम्बा, इन्होंने 1963 में इस प्रभाव की खोज की थी, इसीलिए इस प्रभाव को पेम्बा इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। पेम्बा इफेक्ट के अनुसार सिमिलर कंडीशन में गर्म जल ठंडे जल की तुलना में अधिक तेजी से जमता है या सॉलिड होता है। पेम्बा प्रभाव कहता है देखिए कि गर्म जल जल्दी से वाष्पित हो जाता है, जिससे गर्म जल के द्रव्यमान में कमी आ जाती है। इसीलिए गर्म जल में शीतलन का जो प्रभाव होता है, ठंडा होने का जो प्रभाव होता है, वो बहुत तेजी से उत्पन्न होता है। वार्म वाटर होने के कारण जल में हाइड्रोजन के बंध टूट जाते हैं, जिससे जल के जो अणु हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और इससे जल में ऊर्जा की हानि होती है। इसी कारण गर्म जल बहुत तेजी से जमता है ठंडे जल की तुलना में। इसके अलावा अगर हम कोल्ड वाटर की बात करें तो इसके जमने की प्रक्रिया इसलिए भी धीमी होती है क्योंकि इसमें गैस मौजूद होती है और इसके अलावा अलग अलग अशुद्धियां भी ठंडे जल में पाई जाती है। तो गर्म जल ठंडे जल की तुलना में जल्दी सॉलिड बन जाएगा, जल्दी से बर्फ बन जाएगा। इस प्रभाव को ही पेम्बा इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। एराइस्टो पेम्बा ने इस प्रभाव को खोजा था 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन द्वारा एक्सरसाइज स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 शुरू किया गया? तो मिलिट्री एक्सरसाइज स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 को हाल ही में नाटो के द्वारा शुरू किया गया। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा।
नाटो को ही नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इसने देखिए 24 जनवरी 2024 को एक्सरसाइज स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 को ऑर्गेनाइज किया। यह युद्धाभ्यास ट्रांस अटलांटिक क्षेत्र में किया जा रहा है, जिसमें नाटो के सभी 31 सदस्य देश और स्वीडन के लगभग 90,000 सैनिक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नाटो के जितने भी सदस्य देश हैं उनके मध्य में डिफेंस सिस्टम को तैयार करना, डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना इस मिलिट्री एक्सरसाइज को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। नाटो इसका आयोजन करवा रहा है, जिसे एक्सरसाइज स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 के नाम से जाना जाता है। अब नाटो की बात करें तो आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। यह नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। 31 मेंबर कंट्री है वर्तमान में नाटो में, और जेंस स्टोल्टेनबर्ग इस संस्था के सेक्रेटरी जनरल के पद पर हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रशिया या सोवियत संघ की बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए उत्तरी अमेरिकी और कुछ यूरोपीय देश एक साथ आते हैं और नाटो नाम की संस्था की स्थापना करते हैं 1949 में। इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपने सभी 31 सदस्य देशों के साथ मिलकर एक्सरसाइज स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 का हाल ही में आयोजन किया गया। ओके, इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो देखिए, आईसीसी ने हाल ही में साल के सभी क्रिकेट अवार्ड की घोषणा की है, जिसमें वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब भारत के क्रिकेटर विराट कोहली को दिया गया। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। विराट कोहली को 2023 के लिए आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है, और इस तरह से ये विराट कोहली का 10वां आईसीसी अवार्ड है। विराट कोहली सबसे ज्यादा बार आईसीसी अवार्ड जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी हैं। अब देखिए, ये तो हो गया आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड। इसके अलावा अदर अवार्ड की बात करें तो आईसीसी वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो नेट साइवर ब्रंट को दिया गया। ये इंग्लैंड की महिला खिलाड़ी है। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड उस्मान ख्वाजा को दिया गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। आईसीसी विमेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड चमारी अट्टापट्टू को दिया गया, जो कि श्रीलंका की महिला खिलाड़ी है। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, सूर्य कुमार यादव है। और आईसीसी विमेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड हेली मैथ्यूज, जो कि वेस्ट इंडीज की महिला खिलाड़ी है, इन्हें प्रदान किया गया। आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब हाल ही में भारत के क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली को दिया गया। क्लियर? तो यहां पर देखिए, हमने 26 जनवरी के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए फैक्ट शीट को आगे बढ़ाते हैं। जून मंथ के करंट अफेयर में वन लाइनर में हम आगे बढ़ते हैं। 30 जून 2023 को प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड बना। 1 जुलाई 2023 को भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन भारत के गुजरात राज्य में शुरू किया गया। 1 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में जगन्ना अम्मा ओडी योजना की शुरुआत की। 1 जुलाई 2023 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया। 2 जुलाई 2023 को मैरी कॉम को यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकॉन नामित किया गया। 2 जुलाई 2023 को भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में ड्रीम 11 को चुना गया। लुसाने डायमंड लीग 2023 नीरज चोपड़ा ने अपने नाम किया। 3 जुलाई 2023 को वेस्टइंडीज पहली बार विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहा। छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हरियाणा ने अपने नाम की, और ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब मैक्स वेरस्टेपन ने अपने नाम किया। ये सभी वन लाइनर इंपॉर्टेंट है जून और जुलाई मंथ से। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था, यहाँ पर उसे एक बार रिवाइज करेंगे। पहला देखिए, हाल ही में भारत रत्न से कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित किया गया। भारत का शेयर बाजार पूंजीकरण के आधार पर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया। 2023 के लिए आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को दिया गया। भारत, फ्रांस और यूएई की वायुसेना के मध्य में डेजर्ट नाइट अभ्यास का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रिपब्लिक डे के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान की शुरुआत की। आगे आइए, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निदेशक साइमा वाजिद को नियुक्त किया।
जनवरी 2024 में ऑरेंज उत्सव 2024 का आयोजन नागालैंड में किया गया। और लास्ट देखिए 96 एकेडमिक अवार्ड में भारत की डॉक्यूमेंट्री टू किल अ टाइगर को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म श्रेणी में नामित किया गया। ये सभी करंट अफेयर्स लास्ट डे के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे। अब आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन है, इतिहास में किस शासक के बचपन का नाम फरीद था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिविल सर्विसेज में काफी पूछा जाता है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है।